चलिए आज क्लास 11 हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का लेसन 4 विदाई संभाषण पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आज हमने डिसाइड किया है कि एक नज़र थोड़ा वर्ड मीनिंग पे डाल लेते हैं। ठीक है, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। शब्द सभी मतलब शब्द अर्थ यहाँ पे चिरस्थाई, हमेशा रहने वाला या टिकाऊ। करुणोत्पादक, करुणा उत्पन्न करने वाला, मतलब जिससे जो है करुणा का भाव उत्पन्न हो। दुखित, पीड़ित या जिसे कष्ट हो वो। विषाद का मतलब क्या होता है? दुख, उदासी। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट करना किसी चीज को। दुखांत, जिसका अंत दुखद हो। सूत्रधार, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो। किसी भी चीज को जो जिसका संचालन करने वाला हो वो उसे सूत्रधार कहते हैं। सुखांत, जिसका अंत सुखद हो। लीलामय, नाटकीय। सारांश क्या होता है? निष्कर्ष, निचोड़। पटखनी, चित्त कर देना। तिलांजलि, त्याग देना। पायमाल तो दुर्दशाग्रस्त या नष्ट हो जाना किसी चीज का, फक्कड़ हो जाना। आरह, आरा, यहाँ आरा को कहा गया है। अदना, छोटा सा या हेय। विच्छेद, टूटना। ताब, ताब का मतलब होता है यहाँ पे सामर्थ्य। चलिए, तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओके, तो ये जो चैप्टर है विदाई संभाषण बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके टाट HS मेंस में, या फिर हिंदी का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का, तो उसमें भी ये राइटर हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबिल कीजिए। तो 21 से लिया गया शिव शंभू के चिट्ठे में से। बाल मुकुंद गुप्त जो शिव शंभू के चिट्ठे के राइटर हैं, जन्म होता है इनका 1865 में। ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रमुख संपादन इनका है अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है भारत मित्र के बारे में और फिर अखबार चुनार के बारे में। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी इनके? शिव शंभू के चिट्ठे बहुत ही पॉपुलर है नेट एग्जाम के लिए भी, आपका नेट सेट एग्जाम के लिए भी। चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। और मृत्यु होती है इनका 1907 में। मृत्यु तो पूछता नहीं है, लेकिन इससे हम एक चीज कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा हरिवंश राय बच्चन। ठीक, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में ही होता है। HR बच्चन, शॉर्ट में लिखा है हमने हरिवंश राय बच्चन। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई है। शुरुआती जो शिक्षा है आरंभिक मतलब वो किस लैंग्वेज में हुई है? उर्दू में। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय आज के टाइम में भी स्वाध्याय का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतनी टेक्नोलॉजी आगे हो गई है और इतना कुछ प्रोग्रेस हुआ है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। ठीक है, और इसके बावजूद, इतना सारा विकास होने के बावजूद भी जो बात स्वाध्याय में है वह किसी चीज में नहीं। अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो आप काफी ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। ठीक है, अर्जित कर पाते हैं। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। किस साहित्य को? आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले और खड़ी बोली को। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में माना जाता है। किन दो युगों के बीच की कड़ी है वो? एक तो भारतेंदु और दूसरा द्विवेदी युग के बीच की। कौन कड़ी है? तो बाल मुकुंद, क्या पढ़ा हमने? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, ये
किन दो युगों के बीच की कड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी है के रूप में इन्हें देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। राष्ट्रीय नवजागरण के क्या थे? सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वह साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार था। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई देता है। उनके लेखक में व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई देता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। ट्रांसलेशन का काम भी उन्होंने किया है बांग्ला और संस्कृत के। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर, ठीक है, अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की थी। किसके साथ उनकी लंबी बहस हुई थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी से। इसी तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई थी। विधायी संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो विधायी संभाषण है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, वो उनकी सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक चर्चित कौन सी कृति है? व्यंग्य कृति है। शिव शंभू की चिट्ठी का एक अंश है। और ये किसका अंश है? शिव शंभू के चिट्ठी का। यह पाठ वायसराय कर्जन, किसके बारे में बात की गई यहाँ पे? वायसराय कर्जन के बारे में, जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। एक बार कब? 1899 से 1904 तक, और दूसरी बार 4 से 5 तक क्या रहे? वायसराय रहे। कि शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था। ठीक है, अब जब बात आती है वर्चस्व की, तो गोरों का ही स्थापित करना था उनको। जो भी सारे चेंजेस आए उनकी शासन व्यवस्था में, उसमें सब वे गोरों की ही भलाई के बारे में सोचते थे। साथ ही इस देश के संसाधनों, गोरों मतलब अंग्रेज है यहाँ गोरों से, साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। किस पे प्रतिबंध लगाया? प्रेस पे। ठीक है। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों को बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आततायी रूप से हर किसी को कष्ट होता है। शासन अगर आतताई हो जाए, बहुत ही आतंक मचाने वाला हो जाए, तो उससे तकलीफ एक को नहीं हर एक को होती है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहित्यिक गद्य का भी नमूना है। क्या? विधायी संभाषण। विधायी संभाषण, विधायी संभाषण यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। चलिए, कोशिश यही रहेगी कम समय में आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया जाए। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत होगा। अब आप देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासन का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ चिरस्थायी वायसराय भी हो जाए। चिरस्थायी मतलब हमेशा के लिए हो जाए, परमानेंट हो जाए, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना ही आपका था ना इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी
किसी प्रकार प्रसन्न न थे। ये कौन कह रहा है? राइटर कह रहे हैं। वे यह चाहते थे कि आप फिर ना आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखित हुए। जैसे अभी देख रहे हैं हम सभी कि ममता बनर्जी का जो शासन चल रहा है, अगर वो गलती से भी दोबारा सीएम बनती हैं तो उससे जो है उनके राज्यवासियों को ही क्या, पूरे देशवासियों को दुखी होने वाला, कोई उनसे खुश होने वाला नहीं है। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि विचलन समय कितना करुणोत्पादक होता है। जाने का समय जो है, किसी के बिछड़ने का समय कितना करुणोत्पादक, मतलब करुणा को उत्पन्न करने वाला होता है। आप देखेंगे कोई कैसा भी हो, आपका दोस्त हो दुश्मन हो, आपके पास रहता हो, अगर वो जाने वाला हो तो हमारे अंदर करुणा का भाव उसके लिए आ ही जाता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय हो जाता है। और भले ही आपके मन में उसके प्रति वैर भाव ही क्यों ना हो, लेकिन उस समय जो है शांत रस का आविर्भाव हो जाता है, मतलब शांत रस का जन्म हो जाता है वहां पे। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने का समय उदास देखा। पशु पक्षी भी आप देखते हैं, एक गाय भोली होती है, एक गाय जो है वो भोली नहीं होती है। लेकिन जो गाय भोली होती है और जो गाय भोली नहीं होती, अगर वो उसको रोज मार रही है, उसे रोज तंग कर रही है, फिर भी अगर एक गाय उससे बिछड़ जाए तो दूसरी गाय उदास हो जाती है। ऐसे पशु पक्षी होते हैं। एक बार से शंभू के 2 गाय थे। एक बार की बात है कि शिव शंभू जो हैं उनकी कितनी गायें थी, क्वेश्चन बन जाता है। कितनी गाय थी? 2 गाय थी। उनमें से एक अधिक बल वाली थी, एक अधिक ताकतवर थी। वह कभी कभी अपने सींगों से क्या करती थी, आगे देखते हैं। तो जो ताकत वाली गाय थी वह कभी कभी अपने सींगों से टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। जो पुरोहित होते हैं हमारे घर के पंडित वगैरह, उनको दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, और जो गाय दुर्बल थी, जो रोज उसके मार खाती थी, वो जो है बदतमीज गाय के चले जाने की वजह से खुश नहीं होती है, वरन उस दिन वह भूखी खड़ी रही। और उस दिन वो गाय क्या है, जो गाय सीधी सादी भोली वाली थी, वो भूखी रहती है, चारा तक नहीं छुआ। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहां मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। बस जो भी शासक आए हैं, सबका जाना एक दिन निश्चित है। आप भी हैं, हम भी हैं, कोई भी इंसान है जहाँ जिस जगह पे है, जिस पोस्ट पे है, उसका भी एक दिन उस पोस्ट से या जीवन से एक ना एक दिन सबका जाना निश्चित तो है। तथापि आपके शासन काल का नाटक घोर दुखांत है। उस समय का जो नाटक है वो क्या है? घोर दुखांत, मतलब बहुत ज्यादा दुख के द्वारा उसका अंत होता है, दुख से। अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया है था, वह दुखांत हो जाएगा। क्योंकि सूत्रधार, दर्शक, किसी को भी पता नहीं था कि जो खेल वो सुखांत समझकर खेलना शुरू किया उन्होंने, उसका अंत जो है दुखांत होगा। जिसके आदि में सुख था, आदि मतलब शुरुआती समय में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसको मिटाने में आपके पद पर आने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। मतलब जो व्यवस्था आपने बना रखी है, उस उस व्यवस्था के हिसाब से आपके पोस्ट पर कोई आता है तो भी उस पद को संभालने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म
राख पर रखा और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंद की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी ना होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। लॉर्ड कर्जन को यह कहा जा रहा है। विचारिए तो या सोचिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा को गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं। आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे, मतलब उनको बाद में सलाम किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आजकल के ज़माने में भी, इस कलयुग में तो खास कर ज़्यादा है। कहीं भी लीडरशिप जहाँ भी है, ठीक है, वो कुछ इस तरह की ही लीडरशिप हो रही है। ठीक है, आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ। उधर विलायत में आपका बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि, मतलब त्याग कर देना पड़ा। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरे हिलाने के सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय हो जाती थी होती थी। कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, वंग देश के सिर पर आरा रखा गया। आह, इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। सोचिए अत्याचार किस हद तक हो रहा था। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। मतलब आपका पद तो छूट गया लेकिन आपसे पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसने नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इस देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार आपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार, चलिए यहाँ कुछ जरूरी इंपॉर्टेंस सेंटेंस अभी पढ़ लेते हैं। कैसर, कैसर यहाँ पे क्या, रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों 962 से 1876 तक के लिए प्रयोग होता था। जार,
यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गेरियाई शासक 913 में के लिए प्रयोग हुआ था। नादिर शाह 1688 से 1747 तक 1736 से 47 तक ईरान के शाह रहे। कौन रहे? नादिर शाह, जो ईरान आज तबाही मचाया हुआ है अमेरिका के ऊपर और अच्छा खासा टक्कर दे रहा है उसे। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। चलिए थोड़ी थोड़ी इसमें सामाजिक विज्ञान का विज्ञान मिल रहा है हमें, ये एनसीईआरटी की खासियत है। गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा ने गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर अपना जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई तथा विभंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। भंग विच्छेद मतलब से क्या मतलब यहाँ पे? बंगाल का विच्छेद। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? चलिए यहाँ पे दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन का फोटो दिया हुआ है। भारत के जो वायसराय थे 1899 से देख सकते हैं आप 1904 तक, और फिर 1904 से 5 तक। 1905 में ही इन्होंने बंगाल का जो विच्छेद किया, उसका विभाजन किया। यहाँ की प्रजा आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति आपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा ने नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नवरगढ़ नामक एक स्थान में काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझमें काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ के स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़ने में कुछ भी कमी नहीं रखा। किसकी बात हो रही है? लॉर्ड कर्जन की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश भारत ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसने भारत का बिगाड़ने में कोई कमी नहीं रखी। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। जब तक कर्जन के हाथ में पावर था, वो भारत की भलाई के बारे में सोचता भी नहीं था। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कह सकते हैं, और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतने उदारता माय लॉर्ड में कहाँ से? शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहता है? 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया? कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? विचारिए तो,
क्या सन आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए हैं, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है? तीसरी शक्ति किसे कहा गया? पाठ का यह अंश समूह के चिट्ठे से लिया गया है। बिल्कुल, नादिर से भी बढ़कर आपका जिद है। कर्जन के संदर्भ में आपको यह बात सही लगती है, आप इसके पक्ष में तर्क दे सकते हैं। ठीक है, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। देखिए, मनमाने हुक्म से शासन चलाना अपने आप में एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि घिनौनी हरकत है, जो बहुत लंबी समय तक शुभ फलदायी नहीं होता। गौर करने की बात है, इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। यहाँ प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसके शिकार हो गए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर आने के लिए पधारे का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है? चैप्टर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं वर्ड मीनिंग्स को। चिरस्थायी, हमेशा रहने वाला। टिकाऊ, करुण उत्पादक, करुणा उत्पन्न करने वाला। दुखित, पीड़ित, जिसे कष्ट होता है वो। विषाद, दुख, उदासी। आविर्भाव मतलब प्रकट होना। दुखांत, जिसका अंत दुखद हो। सूत्रधार, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो या कमान हो। सुखांत, जिसका अंत सुखद हो। लीलामय, नाटकीय। सारांश, निष्कर्ष या निचोड़ या समरी भी कह सकते हैं इंग्लिश में। पटखनी, चित्त कर देना। तिलांजलि, त्याग देना। पायमाल, दुर्दशाग्रस्त या नष्ट। आरह, आरा, अदना, छोटा सा या हेय। विच्छेद मतलब टूटना। ताव मीन्स सामर्थ। चलिए, तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं अपनी स्टडी के बारे में। हमने गुजरात टेट सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया। यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड किया है। सी टेट पेपर 1, 2 ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हैं हमने। AWES-PGT का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। और रिसेंटली हम एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं, और बाकी पार्ट टाइम थोड़ा हमें फ्री में भी कुछ करना है ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनको बुक की प्रॉब्लम है, बुक प्रोवाइड नहीं, उनको कहीं से बुक प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, गांव दराज में रहते हैं, उनके लिए एक नई शुरुआत है मेरी तरफ से कि पढ़िए, आगे बढ़िए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, एस्टेट मेंस, जिनका भी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़ते रहा करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। याद रखिए, समय किसी के पास नहीं होता, समय निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।